आज के इस विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम अनुच्छेद आर्टिकल 194 की। नमस्कार। हाँ, ये अनुच्छेद सीधे तौर पर राज्यों की जो विधानमंडल है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स, हाँ, उनकी कानून बनाने की शक्तियों से जुड़ा है। बिल्कुल और उनकी प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, ये भी। सही कहा। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी अनुच्छेद की आप कह सकते हैं परतें खोलते हैं। हाँ, और ये समझने में मदद करते हैं कि भाई भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में राज्य के स्तर पर ये कानून बनाने की पूरी मशीनरी आखिर चलती कैसे है। ये सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, ये राज्यों के शासन की एक तरह से धुरी है। सही कहा। और हमारी आज की बातचीत का मकसद भी यही है कि इस अनुच्छेद को ठीक से समझा जाए। बिल्कुल। मतलब ये राज्यों को कानून बनाने का अधिकार देता कैसे है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, खासकर उन राज्यों में जहां 2 सदन होते हैं। हाँ, वो वाला पहलू भी अहम है। और सबसे जरूरी बात, भारत का जो संघीय ढांचा है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, उसके लिए ये आर्टिकल 194 इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए इसकी पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 194 के बिल्कुल बेसिक मतलब से। ये अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडलों को कानून बनाने की शक्ति की नींव कैसे रखता है। देखिए, अनुच्छेद 194 का जो पहला खंड है, क्लॉज 1, वो बहुत साफ है। वो कहता है कि राज्य का विधानमंडल संविधान की 7वीं अनुसूची में जो लिस्ट दी गई हैं, राज्य सूची यानी लिस्ट 2 और समवर्ती सूची यानी लिस्ट 3, उन पर कानून बना सकता है। अच्छा। यहीं से बेसिकली राज्य की जो लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी है, उसकी शुरुआत होती है। और ये लिस्ट्स भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है ना। राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं? हाँ, राज्य सूची में वो विषय हैं जो मुख्य रूप से राज्य के दायरे में आते हैं, जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ, कृषि, स्थानीय शासन। अच्छा, जिनका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है समवर्ती सूची। हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे इसमें जैसे क्रिमिनल लॉ है, शादी तलाक के मामले, शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, इस तरह के विषय। ओके। तो यहाँ एक तरह का आप कह सकते हैं साझा अधिकार क्षेत्र है। अच्छा। अनुच्छेद 194(1) राज्यों को इन दोनों ही लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार देता है, ताकि वो अपनी जो खास जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। यानी शक्ति का स्रोत तो पता चल गया, संविधान की ये सूचियां। लेकिन सिर्फ शक्ति होना तो काफी नहीं है, उसका इस्तेमाल करने का एक तरीका, एक प्रक्रिया भी चाहिए। सही। तो अब उस प्रक्रिया पर आते हैं, खासकर उन राज्यों में जहां 2 सदन है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। हाँ, बाइकैमरल सिस्टम। अनुच्छेद 194(2) इस प्रक्रिया के बारे में क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 194(2) जो है वो प्रक्रिया की एक मोटी-मोटी रूपरेखा देता है। अच्छा। ये कहता है कि कोई भी विधेयक यानी बिल कानून तभी बनेगा जब उसे राज्य के विधानमंडल से पास कर दिया जाए और फिर उसे गवर्नर मतलब राज्यपाल की सहमति मिल जाए। और अगर राज्य में 2 सदन है तो इसका मतलब है कि बिल को सामान्यतः दोनों सदनों से पास होना होगा। आपने सामान्यता कहा, इसका मतलब इसमें कुछ शायद ट्विस्ट है। बिल्कुल। यहीं पर शायद विधान परिषद की भूमिका थोड़ी अलग हो जाती है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। यहीं पर अनुच्छेद 194 का जो तीसरा खंड है, क्लॉज 3, वो तस्वीर में आता है और ये अक्सर चर्चा का विषय बनता है विधान परिषद की शक्तियों को लेकर। खंड 3 खास तौर पर उन स्थितियों को देखता है जहां विधानसभा से पास हुआ कोई बिल विधान परिषद में भेजा जाता है। तो क्या होता है जब कोई बिल विधानसभा से पास होकर विधान परिषद जाता है? क्या काउंसिल उसे पूरी तरह रोक सकती है? नहीं, पूरी तरह नहीं रोक सकती। और यही इस अनुच्छेद की खासियत है। अच्छा। अनुच्छेद 194(3) कहता है कि जब विधानसभा से पास होकर कोई बिल मनी बिल को छोड़कर विधान परिषद में जाता है तो परिषद के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। वो बिल को बिना किसी बदलाव के पास कर सकती है या उसमें कुछ संशोधन अमेंडमेंट्स सुझा सकती है या उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। ओके। लेकिन यहाँ टाइम लिमिट बहुत जरूरी है। काउंसिल को पहली बार जब बिल मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर कार्रवाई करनी होती है। 3 महीने? मुझे लगा था 14 दिन की कोई बात होती है। हाँ, आप सही कह रही हैं, 14 दिन की सीमा भी है, लेकिन वो दूसरे स्टेज में आती है। और मनी बिल्स के लिए भी। अच्छा। नॉर्मल बिल्स के लिए प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। अगर काउंसिल 3 महीने में बिल पास नहीं करती या ऐसे संशोधनों के साथ पास करती है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं है या उसे रिजेक्ट कर देती है, तो विधानसभा उस बिल को दोबारा पास करके फिर से काउंसिल को भेज सकती है। अच्छा, यानी विधानसभा अपनी बात पे अड़ सकती है। बिल्कुल। और जब बिल दूसरी बार काउंसिल में जाता है तब क्या होता है? जब बिल दूसरी बार जाता है तब
काउंसिल के पास सिर्फ 1 महीने का समय होता है। ओके, पहले 3 महीने फिर 1 महीना। हाँ, अगर इस 1 महीने में भी काउंसिल उसे पास नहीं करती या ऐसे संशोधन सुझाती है जिससे विधानसभा सहमत नहीं है या उसे फिर रिजेक्ट कर देती है, तो फिर बिल को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पास मान लिया जाता है जिस रूप में विधानसभा ने उसे दूसरी बार पास किया था। अच्छा। और जो आप 14 दिन की बात कर रही थी, वो मनी बिल्स के मामले में है। काउंसिल के पास मनी बिल पर शुरू से ही सिर्फ 14 दिन होते हैं और वो उसमें सिर्फ सिफारिशें कर सकती है, संशोधन नहीं। अगर 14 दिन में वो कुछ नहीं करती या उसकी सिफारिशें विधानसभा नहीं मानती तो बिल वैसे ही पास माना जाता है। वाह, ये तो काफी डिटेल्ड प्रक्रिया है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि विधान परिषद किसी बिल को कुछ समय के लिए रोक तो सकती है, उस पर दोबारा सोचने के लिए दबाव बना सकती है। सही। लेकिन आखिर में विधानसभा जो सीधी जनता चुनती है उसी की मर्जी चलती है। बिल्कुल सही। यही इस प्रावधान का एसेंस है। ये विधान परिषद को सिर्फ एक रिवीजन करने वाले चैम्बर की भूमिका देता है, मतलब पुनर्विचार सदन की। हाँ? ना कि वीटो करने वाले या हमेशा के लिए रोक लगाने वाले सदन की। अच्छा। इसका मकसद यह है कि कानून जल्दबाजी में ना बने, उन पर ठीक से विचार हो, लेकिन साथ ही एक ऐसा सदन, विधान परिषद, जिसके सदस्य ज्यादातर अप्रत्यक्ष रूप से चुने या नामित होते हैं, वो सीधे चुने हुए सदन, विधानसभा, के रास्ते में परमानेंट रुकावट न बन सके। इस पूरी व्यवस्था के पीछे सोचा क्या गया होगा? मतलब क्या ये सिर्फ प्रक्रिया को मुश्किल बनाने के लिए था या इसका कोई गहरा संवैधानिक मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा महत्व है और ये भारतीय संघवाद की जो बारीकियां हैं उनको दिखाता है। ये प्रक्रिया एक साथ कई लक्ष्य साधने की कोशिश करती है। पहला तो ये राज्यों को उनकी लोकल कंडीशंस के हिसाब से कानून बनाने की आजादी देती है। हाँ। दूसरा, जहां 2 सदन है वहां विचार विमर्श और जांच परख का एक्स्ट्रा लेवल मिल जाता है। सही। तीसरा, विधानसभा की जो फाइनल सुप्रीमेसी है वो ये पक्का करती है कि जो पॉपुलर मैंडेट है, जनता का जो मत है, उसका सम्मान हो। और चौथा, राज्यपाल की जो सहमति है वो केंद्र और राज्य के बीच एक संवैधानिक लिंक का काम करती है। हालांकि ये कभी-कभी, जैसा हम शायद आगे बात करेंगे, विवाद का कारण भी बनती है। हाँ, वो तो है। तो कुल मिलाकर एक कानून बनाने में एक संतुलन और जवाबदेही लाने की कोशिश है। जब संविधान बन रहा था तब इस पर जरूर काफी सोचा विचारा गया होगा। हमारे स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने राज्यों को पर्याप्त विधायी शक्तियां देने पर बहुत जोर दिया था। हाँ, बिल्कुल। क्या वजह थी इसके पीछे? उनका तर्क क्या था? हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिडेक्स में ये एक बहुत अहम मुद्दा था। डॉक्टर अंबेडकर और कई दूसरे नेताओं का मानना था कि भाई भारत की जो डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए राज्यों को अपनी खास सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। उनका तर्क था कि लोकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लोकल लेवल पर ही बेहतर हो सकता है। सही बात है। सिर्फ एक बहुत शक्तिशाली सेंटर देश के हर कोने की जरूरत को नहीं समझ सकता। इसलिए राज्य सूची और समवर्ती सूची के जरिए शक्तियों का साफ बंटवारा करना और राज्यों को अपनी प्रक्रिया तय करने का अधिकार देना, अनुच्छेद 194 के तहत, ये भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी को असरदार बनाने के लिए बहुत जरूरी था। ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा की बात नहीं थी, बल्कि ये भारत की एकता बनाए रखने का भी एक तरीका था। मतलब विविधता में एकता को जगह देकर। ये दिलचस्प है कि कैसे उस समय ही भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। बिल्कुल। इसीलिए शायद एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि अनुच्छेद 194 को अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, इसे आर्टिकल 246 के साथ मिलाकर देखना चाहिए। इन दोनों में क्या कनेक्शन है? हाँ, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। देखिए, अनुच्छेद 246 और जो 7वीं अनुसूची है वो मिलकर ये तय करते हैं कि कौन, यानी केंद्र या राज्य, किन विषयों पर कानून बना सकता है। मतलब सब्जेक्ट्स का बंटवारा। हाँ, संघ सूची सिर्फ केंद्र, राज्य सूची सिर्फ राज्य और समवर्ती सूची दोनों। जी। ये शक्तियों के सब्जेक्ट मैटर का डिवीजन है। ठीक है। अब अनुच्छेद 194 ये बताता है कि राज्य अपने हिस्से में आई शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होगी। अच्छा। तो अगर अनुच्छेद 246 क्या, व्हाट का जवाब देता है, तो अनुच्छेद 194 कैसे, हाउ का जवाब देता है। दोनों मिलकर राज्य की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसकी पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिना प्रक्रिया के शक्ति अधूरी है और बिना शक्ति के प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं। तो ये साफ है कि ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, बल्कि आज भी राज्यों के काम करने का आधार है। बिल्कुल। अनुच्छेद 194 आज भी राज्यों के कानूनों का इंजन,
कैसे बना हुआ है? बिल्कुल, ये आज भी पूरी तरह से एक्टिव और रेलेवेंट है। हम्म। हर रोज राज्यों में जो भी नए कानून बनते हैं या पुराने बदले जाते हैं, हाँ। चाहे वो किसी नई यूनिवर्सिटी बनाने से जुड़े हों या शराबबंदी लागू करने से या एग्रीकल्चरल मार्केट के नियमों से या लोकल बॉडी इलेक्शन से, वो सब अनुच्छेद 194 से मिली शक्तियों और तय प्रक्रिया के तहत ही बनते हैं। ये राज्य सरकारों को अपनी पॉलिसीज को कानूनी शक्ल देने का अधिकार देता है। हमारे स्रोतों में कुछ हालिया, हालांकि काल्पनिक उदाहरण दिए गए हैं जो इसकी आज की प्रासंगिकता दिखाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का 2025 का कोई कृषि सुधार कानून। हाँ, वो उदाहरण दिखाता है कि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। हाँ। तो अगर यूपी सरकार कृषि क्षेत्र में कुछ सुधार लाना चाहती है, मान लीजिए मंडी व्यवस्था में बदलाव या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर नए नियम, तो वो अनुच्छेद 194 के तहत अपने विधानमंडल में बिल लाकर ऐसा कर सकती है। ये राज्य की अपनी प्रायोरिटीज को दिखाता है। और दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र का है, जहां 2025 में LGBTQ अधिकारों पर एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस लाने की बात कही गई। सही। अध्यादेश यानी वो तात्कालिक कानून जो विधानमंडल सेशन में न हो। हाँ बिल्कुल। LGBTQ अधिकार या उससे जुड़े मुद्दे अक्सर समवर्ती सूची के तहत आने वाले विषय जैसे क्रिमिनल लॉ या सोशल लेजिस्लेशन से जुड़ सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार अगर जरूरी समझे तो इस पर कानून या अध्यादेश लाने के लिए अनुच्छेद 194 का इस्तेमाल कर सकती है। अध्यादेश के लिए इसे अनुच्छेद 213 के साथ पढ़ा जाता है। अच्छा। ये उदाहरण सिर्फ ये दिखाते हैं कि कैसे राज्य अपनी खास सामाजिक चुनौतियों और जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लेते हैं। अब जरा उस द्विसदनीय प्रक्रिया और विधान परिषद की भूमिका पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। बिहार का 2024 का एक उदाहरण स्रोत में है, जहां काउंसिल ने किसी बिल को रोका था। हाँ, वो उदाहरण अनुच्छेद 194(3) का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसे साफ करता है। कैसे? बिहार में मान लीजिए विधानसभा ने कोई जरूरी बिल पास किया, लेकिन विधान परिषद ने उसमें कुछ आपत्तियां उठाई या उसे रोक लिया। जैसा कि प्रक्रिया है, विधानसभा ने इंतजार किया 3 महीने या 1 महीना जो भी लागू हो, और फिर उस बिल को दोबारा पास कर दिया। ओके। अब काउंसिल के पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था और वो कानून बन गया। ये दिखाता है कि काउंसिल देरी कर सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन आखिरकार विधानसभा का फैसला ही माना जाता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट की 2023 की एक टिप्पणी भी काफी अहम लगती है। कोर्ट ने कहा कि विधान परिषद की भूमिका सलाहकारी है, वीटो की नहीं। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका प्रैक्टिकल मतलब यही है कि विधान परिषद एक एक्सपर्ट बॉडी या अनुभवी लोगों के सदन के तौर पर काम कर सकती है, जो बिल की बारीकियों पर ध्यान दे, उनमें सुधार सुझाएं या उन्हें जल्दबाजी में पास होने से रोके। लेकिन वो जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों की सभा यानी विधानसभा के फैसले को अनिश्चित काल तक या परमानेंटली खारिज नहीं कर सकती। सही। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टाइम पर इस बैलेंस को अंडरलाइन किया है ताकि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कोई डेडलॉक ना पैदा हो। लेकिन एक पहलू है जहां डेडलॉक या गतिरोध पैदा होता दिखता है, वो है राज्यपाल द्वारा बिलों को सहमति देने में देरी का मुद्दा। हाँ, ये एक विवादास्पद विषय रहा है। स्रोत भी यही बताते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है? हाँ, ये पिछले कुछ सालों में काफी गरमाया हुआ मुद्दा रहा है। बिल्कुल। संविधान कहता है कि जब कोई बिल विधानमंडल से पास होकर राज्यपाल के पास जाता है तो वो या तो सहमति देंगे या सहमति रोक लेंगे। बिल को अगर वो मनी बिल नहीं है, पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा देंगे या फिर प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व कर लेंगे। ठीक। प्रॉब्लम तब आती है जब राज्यपाल इनमें से कोई भी कदम उठाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं और बिल बस अटका रहता है। और इसके पीछे अक्सर राजनीतिक कारण बताए जाते हैं, खासकर जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों। आरोप अक्सर यही लगते हैं कि केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल राज्य सरकार के लेजिस्लेटिव एजेंडे को रोकने के लिए देरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के कुछ मामलों में, खासकर पंजाब और तेलंगाना के मामलों में, बहुत साफ तौर पर कहा है कि राज्यपाल के पास बिल आने के बाद यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल फैसला लेने की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अच्छा। वो अनिश्चित काल तक फाइलों पर बैठे नहीं रह सकते। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में असली शक्ति चुनी हुई सरकार के पास होती है। हाँ। और राज्यपाल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करना होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। ये देरी ना सिर्फ लेजिस्लेटिव प्रोसेस को रोकती है बल्कि फेडरल बैलेंस को भी प्रभावित करती है। इसी से जुड़ा तेलंगाना का 2024 का एक डिटेल्ड केस स्टडी भी स्रोत में दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि वो मामला अनुच्छेद 94(3) और शायद राज्यपाल की भूमिका वाले मुद्दे को कैसे दिखाता है? जरूर। तेलंगाना के उस उदाहरण में राज्य विधानसभा ने एक जरूरी जल संरक्षण बिल पास किया। वाटर कंजर्वेशन बिल। हाँ,
ये राज्य के लिए प्रायोरिटी का विषय था। बिल विधान परिषद में गया, वहां मान लीजिए कुछ सदस्यों को इसके कुछ प्रोविजंस पर एतराज था या वो और डिस्कशन चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे फौरन पास नहीं किया। ओके। बिल वहां करीब 10 दिनों तक रुका रहा, ऐसा स्रोत कहता है। तो यहाँ अनुच्छेद 194(3) वाली टाइम लिमिट का मामला आया होगा? हाँ, हालांकि यहाँ 10 दिन ही हुए थे, पर शायद विधानसभा आगे और देरी नहीं चाहती थी या उसे काउंसिल से पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी, या ये भी हो सकता है कि ये मनी बिल रहा हो जिसके लिए 14 दिन की सीमा थी। स्रोत पूरी तरह क्लियर नहीं करता, लेकिन प्रोसेस का सार ये है कि एक तय समय के बाद या उसके करीब पहुंचने पर जब काउंसिल ने उसे पास नहीं किया, तो विधानसभा ने अनुच्छेद 194(3) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। यानी विधानसभा ने उसे दोबारा पास कर दिया। विधानसभा ने उस जल संरक्षण बिल को फिर से पास कर दिया, शायद उसी रूप में। इसके बाद जैसा कि संवैधानिक प्रावधान है, उसे दोनों सदनों द्वारा पास मान लिया गया, भले ही काउंसिल की फॉर्मल सहमति ना मिली हो। फिर बिल गवर्नर की सहमति के लिए भेजा गया। और वहां क्या हुआ? क्या सहमति मिलने में कोई देरी हुई? स्रोत इस पर डिटेल में नहीं बताता, लेकिन ये मेंशन करता है कि आखिरकार गवर्नर की सहमति मिल गई और वो कानून बन गया। अच्छा। लेकिन ये केस स्टडी पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। विधानसभा की पहल, काउंसिल द्वारा संभावित देरी या असहमति, विधानसभा द्वारा अपनी सुप्रीमेसी का इस्तेमाल करके उसे दोबारा पास करना, और आखिर में गवर्नर की सहमति से कानून का फाइनल रूप लेना। ये अनुच्छेद 194(3) का एक सटीक प्रैक्टिकल उदाहरण है। और अगर गवर्नर की सहमति में असामान्य देरी होती तो ये फिर से वही विवाद खड़ा कर देता जिसकी हमने अभी बात की। ये पूरी प्रक्रिया जिसमें इतने सारे स्टेप्स हैं और बैलेंस पॉइंट्स हैं, वाकई काफी सोची समझी लगती है। हाँ, है तो। इसमें सबसे आकर्षक या कहो महत्वपूर्ण बात क्या नजर आती है आपको? मेरे विचार में यहाँ सबसे आकर्षक बात वो नाजुक संतुलन है जिसे साधने की कोशिश की गई है। एक तरफ राज्यों को अपनी जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने की पूरी शक्ति और प्रक्रिया दी गई है जो उनकी ऑटोनॉमी पक्की करती है। सही। दूसरी तरफ विधान परिषद जहां है के रूप में एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है, लेकिन उसकी शक्तियां लिमिटेड हैं ताकि वो पॉपुलर विल यानी जन इच्छा में बाधा ना बने। फिर गवर्नर की भूमिका है जो थ्योरी में तो एक संवैधानिक जांच है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी-कभी सेंटर स्टेट रिलेशन में टेंशन का पॉइंट बन जाती है। हाँ। ये पूरी संरचना दिखाती है कि कैसे संविधान बनाने वाले एक मजबूत केंद्र के साथ साथ शक्तिशाली राज्यों वाला एक प्रैक्टिकल फेडरलिज्म बनाना चाहते थे। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये अनुच्छेद भारत के पूरे संघीय ढांचे और जमीनी स्तर पर शासन को कैसे प्रभावित करता है? इसका असली असर कहाँ दिखता है? इसका असर बहुत गहरा और वाइड है। अनुच्छेद 194 ही वो संवैधानिक बेसिस है जो राज्य सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, लॉ एंड ऑर्डर जैसे जरूरी क्षेत्रों में नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति देता है। ये शक्ति राज्यों को अपनी जनता के प्रति सीधे जवाबदेह बनाती है। हाँ। जब कोई राज्य सरकार लोकल भाषा को बढ़ावा देने के लिए कानून लाती है या किसी खास फसल के लिए सब्सिडी स्कीम शुरू करती है या अपने शहरों में ट्रैफिक नियम सख्त करती है, तो वो असल में अनुच्छेद 194 से मिली शक्ति का ही इस्तेमाल कर रही होती है। अच्छा। ये डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण को संभव बनाता है, जो भारत जैसे डाइवर्स देश के असरदार शासन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें चुनौतियां हैं जैसे गवर्नर की भूमिका या कभी-कभी केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव, कॉन्करेंट लिस्ट के मामलों में, लेकिन जो बेसिक ढांचा है वो राज्यों को मजबूत बनाने वाला ही है। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो हमने देखा कि अनुच्छेद 194 भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। ये राज्य विधानमंडलों को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का साफ अधिकार देता है। हाँ। ये एक सोची समझी प्रक्रिया तय करता है जिसमें विधानसभा की भूमिका सेंट्रल है, राज्यपाल की सहमति जरूरी है और जहां 2 सदन है वहां विधान परिषद एक अहम लेकिन लिमिटेड पुनर्विचार की भूमिका निभाती है। सही। ये व्यवस्था राज्यों को अपनी यूनिक जरूरतों और उम्मीदों के हिसाब से शासन करने लायक बनाती है, जो भारत के फेडरल डेमोक्रेसी की जान है। बिल्कुल सही सारांश है। ये अनुच्छेद राज्य की लेजिस्लेटिव पावर्स की रूपरेखा तो खींचता ही है, लेकिन जैसा हमने बात की, ये कुछ गहरे सवाल भी छोड़ जाता है जिन पे लगातार सोचने की जरूरत है। और वो कौन सा सवाल है जिस पे हमें सोचना चाहिए? एक अहम सवाल ये उठता है और हमारे स्रोत भी इस तरफ इशारा करते हैं, क्या विधान परिषद जिसके सदस्य अक्सर सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते? हाँ, कुछ ग्रेजुएट्स टीचर्स चुनते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ विधायक चुनते हैं। सही।
तो क्या ऐसे सदन को किसी भी बिल को यहां तक कि लिमिटेड टाइम के लिए भी डिले करने या उसमें संशोधन सुझाने की शक्ति होनी चाहिए? खासकर तब जब विधानसभा पूरी तरह से डायरेक्ट इलेक्शंस पर आधारित हैं और सीधे लोगों के प्रति अकाउंटेबल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या काउंसिल की ये भूमिका वाकई लेजिस्लेटिव क्वालिटी को बढ़ाती है, या ये कभी-कभी पॉलिटिकल वजहों से बेवजह देरी का कारण बनती है? क्या इस बैलेंस को खासकर आज के बदलते पॉलिटिकल माहौल में फिर से देखने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर भविष्य में और विचार हो सकता है। ये वाकई एक बहुत ही रेलेवेंट और सोचने लायक सवाल है, और ये दिखाता है कि संविधान वाकई एक जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एवलिन।